हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम फिर फिजिक्स से संबंधित यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात एक संबंधित 3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। इनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये लॉरेंज बल पर आधारित क्वेश्चन है। अल्फा कण है और प्रोटॉन है, दोनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं लंबवत। तो ऐसी स्थिति में यदि आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है और उस वृत्ताकार पथ के लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वो होता है mv²/r, और ये कहाँ से मिलता है? लॉरेंज बल से मिलता है, QVB से मिलता है। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या r की बात करें तो r इक्वल आ जाता है mv/qb। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है, r इक्वल mv/qb। तो यहाँ पर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, mp इक्वल टू होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा इक्वल टू बात करें तो 6.642 इंटू 10⁻⁻27। और अगर प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो qp इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और q अल्फा यानी अल्फा पर चार्ज की बात करें तो वो 2 गुना इसके हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और दोनों में वेग का अनुपात एक संबंध 3 है, यानी अल्फा कण का वेग v अल्फा इक्वल टू, अगर v माने तो vp इक्वल टू 3v होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वेग का अनुपात एक संबंधित 3 है, तो एक v होगा तो दूसरा 3v होगा। अब इन सब का मान हम यहाँ पर रखते हैं तो rp प्रोटॉन के रेडियस के लिए लिखेंगे हम mp इंटू vp बटा qp इंटू b। और r अल्फा लिखें तो क्या लिखेंगे? m अल्फा इंटू v अल्फा अपान q अल्फा इंटू b। अब हमको दोनों के रेडियस का अनुपात निकालना है, यानी r अल्फा बटे rp निकालना है। तो क्या हो जाएगा? r अल्फा अपान rp इक्वल टू m अल्फा बटा mp। यहाँ से भाग देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से भाग देंगे तो m अल्फा अपान mp इंटू v अल्फा अपान vp इंटू qp अपान q अल्फा, और ये b से कटेगा। तो यहाँ से आ जाएगा r अल्फा अपान rp इक्वल टू m अल्फा, यहाँ से 6.64 इंटू 10⁻⁻27 अपान mp 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v अल्फा अपान vp। v अल्फा का मान v है और vp का मान 3v है, तो इसको करेंगे तो v अपान 3v हो जाएगा इंटू प्रोटॉन पर चार्ज जितना है उसका 2 गुना चार्ज अल्फा पार्टिकल पर है। तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और बटे हो जाएगा 2 इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। तो क्या बचा हमारे पास? r अल्फा अपान rp इक्वल टू, यहाँ से लगभग 4 बार में कटेगा तो हो जाएगा 4/2 इंटू 3, या यहाँ से हो जाएगा 4/6, और इसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो r अल्फा अपान rp इक्वल टू 2/3, या कह लें r अल्फा संबंधी rp इक्वल टू 2:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
हमने MP को लिखा, M अल्फा को लिखा, QP, Q अल्फा, V अल्फा और VP को लिखा और इस फार्मूले में रख करके RP के मान को देखा और इसी फार्मूले में R अल्फा के मान को देखा। RP क्या है? प्रोटॉन की त्रिज्या और R अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल की त्रिज्या। और ये दो इक्वेशन बने, इससे हम R अल्फा बटा RP निकालेंगे तो ये करते हुए 2:3 का रेशियो आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक NPN ट्रांजिस्टर में 10⁻⁶ सेकेंड में उत्सर्जक में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। तो धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपसे करंट गेन पूछा गया, धारा गेन या धारा लब्धि पूछा गया, जिसको आप अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हो जाता है IC डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। ये हो गया। अब अगर हम देखें कि उत्सर्जक में 100% इलेक्ट्रॉन है तो 2% कहाँ चले जा रहे हैं? आधार में चले जा रहे हैं। उत्सर्जक में 100% है तो संग्राहक में कितने हो जाएंगे? ये 100% पूरे हैं उत्सर्जक में और 2% आधार में चले जाते हैं तो बच जाते हैं 98%। यानी संग्राहक में इलेक्ट्रॉन 98% जाते हैं। और आप जानते हैं कि जिस अनुपात में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी अनुपात में धारा होगी। तो अगर संग्राहक एवं उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉनों का अनुपात निकालें बराबर 98% संग्राहक में है और संबंधी 100% उत्सर्जक में है, इस तरह से। तो जिस अनुपात में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी अनुपात में धारा होगी। तो क्या हो जाएगा? अतः डेल्टा IC एवं डेल्टा IE में अनुपात बराबर 98% इज टू 100%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC और बटा डेल्टा IE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 98% बटा 100%। और यहाँ से आ जाएगा 0.98। तो ये हो गया हमारा धारांतरण अनुपात, या इसको कहते हैं धारा लब्धि। धारांतरण अनुपात को क्या कहते हैं? धारा लब्धि कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन है, निर्वात में किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो निर्वात में तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रॉम और आपसे जल में पूछा गया है लैम्डा W। वाटर में पूछा गया है क्या होगा? तो आप जानते हैं लैम्डा W इक्वल टू लैम्डा अपॉन N, जहाँ N क्या है? जल का अपवर्तनांक है। आपके सवाल में जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है, तो इसका मान N की जगह रखेंगे तो लैम्डा W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6400 अपॉन 4/3। यहाँ से हो जाएगा 6400 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4800 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथा क्वेश्चन, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने से इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात इसको इंग्लिश में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और लिखते हैं XL से। ये एक तरह से कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध या कोई भी प्रतिरोध अगर आपको निकालना होता है तो विभवांतर बटे धारा कर देते हैं। तो XL इक्वल टू क्या हो जाएगा? विभवांतर 40 वोल्ट बटा धारा 80 मिली एम्पियर, और इसको हमको एम्पियर में बदलना है तो क्या हो जाएगा? XL इक्वल टू 40 बटा 80 गुणे 10⁻³ यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे 10⁻³ प्लस बन जाएगा ऊपर जाके और बटा 80।
यहाँ से 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 1000 बटा 2 ओम और इसको कहेंगे 500 ओम। ये हमारा आंसर बन गया चौथे क्वेश्चन का। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो एक न्यूट्रॉन है जिसका ऊर्जा E = 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको आप लिख सकते हैं 12.8 गुणे 10⁻⁶। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और इसको जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा E हो गया। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए एक फार्मूला होता है H/√2m × E। तो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H का मान होगा 6.6 × 10⁻34 अपान √2 × 1.67 × 10⁻27 इंटू E का मान 12.8 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻19 E। और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 अपान, पहले पावर देखते हैं, -27 यहाँ है और -19 यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो -46 होगा और +6 उसमें जोड़ेंगे तो -40 हो जाएगा। क्या हो गया 2 × 1.67 × 12.8 × 1.6 × 10⁻40 और ये ऊपर जा करके +20 हो जाएगा क्योंकि ये बाहर निकल करके 10⁻⁻20 होगा √ से और ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे 6.6 × 10⁻34 × 10⁻+20 अपान √2 × 1.67 × 12.8 × 1.6 और यहाँ से होगा इम्प्लाई दैट लैम्डा इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻14 अपान, और इसको हल करके √ में निकालेंगे तो 8.1 अप्रॉक्सीमेटली आएगा और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने 8.2 × 10⁻15 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 8.2 × 10⁻5 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर बन के आएगा हमारा पांचवें क्वेश्चन का। छठवां क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्सरे की आवृत्ति क्या होगी। तो आप एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है जिसका वेलोसिटी v = c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और वेलोसिटी v = n लैम्डा आप जानते हैं। तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा v/λ। वेलोसिटी का मान 3 × 10⁸ है और लैम्डा का मान 1 एंगस्ट्रॉम है जिसको आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 × 10⁸8 + 10 18 हर्ट्ज, ये हो जाएगी आवृत्ति। तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन रहा जिसमें v = c = 3 × 10⁸ लिखेंगे और v = n लैम्डा जानते हैं, आपके पास लैम्डा दिया हुआ है तो v/λ निकाल करके आप आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो ये छठवां क्वेश्चन रहा। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो कोणीय संवेग के लिए लिखते हैं mvr = nh/2, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर h का मान हमको मालूम है, पाई का मान मालूम रहता है, n का मान निकालना है। यानी हमको ये जानना है कि ये इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में मूव कर रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन nवें कक्ष में मूव कर रहा हो तो En = लिखते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²।
तो ई एन का मान आपको दिया हुआ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हल करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ से एन इक्वल टू आ गया 2, और इस एन का मान हम यहाँ रख देते हैं। क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग MVR होता है ये इक्वल टू एन का मान 2 इंटू एच का मान 6.6 इंटू 10⁻34 और 2 पाई 2 इंटू 3.14। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 अपान 6.28, ये आ जाएगा हमारे सामने 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया 7वें क्वेश्चन का। तो आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो आपको दिया हुआ है त्रिज्या R इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻² मीटर। और गोली चालक के लिए धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R यहाँ से है। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 1/9 इंटू 10 बिगाते 9 इंटू R 9 इंटू 10⁻², इसका मान 1/9 इंटू 10⁻9 होगा। कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। तो ये अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9। तो इसी का मान हम यहाँ पर रखे हैं। तो ये 9 से कटेगा, बचेगा क्या आपके सामने 1 इंटू 10⁻11 फैरड, और इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻5 माइक्रो फैरड। आगे आपसे पूछा गया है कि इसका विभव अगर 1000 वोल्ट करना हो तो उस पर कितना आवेश होगा। तो आप जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C का मान आपके सामने है 1 गुणे 10⁻11 और V का मान है 1000 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 10⁻8 कूलम। ये आंसर बन गया दूसरा, और ये आंसर है पहला। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन रहा। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 इंटू 10⁻6 परमाणु हैं तो कितने वर्षों पश्चात परमाणुओं की संख्या 0.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगी। पदार्थ की माध्य आयु कितनी है। तो आपके सामने दिया हुआ है टाउ इक्वल टू 35 वर्ष, और आज उसमें कितने परमाणु हैं 4 इंटू 10⁻6, यानी n0 क्या हो गया हमारे पास 4 इंटू 10⁻6, और कितने समय बाद पूछा गया है कि n का मान क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि n इक्वल टू n0 1/2 पे पावर t/टाउ। तो ये t वो समय है जितने समय पश्चात ये n0 का n हो जाता है। तो यहाँ से n का मान हमारे पास है 0.5 इंटू 10⁻6 इक्वल टू n0 है 4 इंटू 10⁻6 और 1/2 पे पावर t/टाउ का मान है 35। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने, इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6 अपान 4 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 1/2 पे पावर स्मॉल t/35। इसको काटेंगे तो यहाँ से कटेगा, ये 0.5 है, ये 4 है, तो हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/2 पे पावर t/35। और 1/8 को आप लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3 इक्वल टू 1/2 पे पावर t/35। और ये इंडिकेट करेगा हमको कि 3 बराबर क्या हो जाएगा t/35। क्यों? क्योंकि 1/2 यहाँ भी है, 1/2 पे यहाँ पर है, तो दोनों का पावर क्या होगा सेम हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो गया 35 इंटू
3 क्या हो गया 105 वर्ष, यानी 105 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 10⁶ रह जाएगा, तो ये वर्ष में आ गया। आगे आपसे पूछा गया है कि माध्य आयु क्या होगी, तो माध्य आयु के लिए आप जानते हैं एक फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी। टी क्या है यहाँ पर, माध्य आयु है और यही पूछा गया। तो माध्य आयु टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपान 0.693 और टाउ का मान है 35 बटा हो जाएगा 0.693 और इसको हल करेंगे तो आएगा 50.5 वर्ष। ये आंसर बन गया है। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो इस तरह से हमने आज यूपी बोर्ड में पूछे गए 9 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्वेश्चनों से निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन के साथ हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।